स्टूडेंट्स, आई एम जोसेफ सावियो डिसूजा और पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जो देखा हुआ है, आज उसका हम लोग कंटिन्यूएशन करेंगे। दैट्स क्लास 9th द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इट्स इन हिस्ट्री। ओके, तो पिछले लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा फ्रांस इन द लेट 18th सेंचुरी, जिसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है और जो है वो कंटिन्यूएशन जो है वो अभी हम लोग जो है वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से जो है लुइस 16 जो है उन्होंने, क्योंकि जो ट्रेजरी जो है वो एम्प्टी हो चुकी थी और इस वजह से उस ट्रेजरी को फिल करने के लिए उन लोगों ने कुछ टैक्सेस वगैरह जो है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी। और ये टैक्सेस जो है वो हम लोगों ने यह भी देखा था कि केवल जो थर्ड स्टेट है वही लोग जो है इन टैक्सेस को जो है वो पे कर रहे थे, उन्हीं के ऊपर जो है ये टैक्सेस इम्पोज हो रहे थे। तो टैक्सेस के बारे में हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी सारे एक्सप्लेनेशन देखा हुआ है। अभी और कुछ टैक्सेस है जिनके बारे में हम लोग जानेंगे आज के लेक्चर में। तो आइए हम लोग देखते हैं टाइप्स बाय द चर्च अथॉरिटीज़। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि चर्च में जो पुरोहित या जो फादर लोग होते हैं उनको भी कुछ मेंटेनेंस करना पड़ता है, चर्च की प्रॉपर्टी का या चर्च सर्विस वगैरह इन सब का मेंटेनेंस करना पड़ता है। इसलिए बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि जो भी इनकम आपके पास आता है उनमें से 10% मतलब 10वां अंश जो है वो आपको जो है वो दान जैसे जो है वो चर्च में देना चाहिए। तो ये जो क्लर्जीमैन जो थे वे लोग ये 10% जो है वो डिमांड कर रहे थे। और ये किन से डिमांड कर रहे थे? केवल जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे उन्हीं से डिमांड कर रहे थे। और अफसोस की बात तो यह है कि ये सारा पैसा ये लोग चर्च मेंटेनेंस के लिए नहीं बल्कि अपने खुद के मेंटेनेंस में, एक लग्जरियस लाइफ जीने के लिए वो लोग इसका गलत इस्तेमाल जो है वो कर रहे थे, जो कि नहीं होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कुछ डायरेक्ट टैक्सेस थे, जैसे कि टेल जो पेएबल थे स्टेट के लिए। कुछ डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो स्टेट के द्वारा थर्ड स्टेट के ऊपर नियुक्त किए थे, जो डायरेक्टली उन लोगों को क्या करना पड़ रहा था, स्टेट को या जो कंट्री है उनको पे करना पड़ता था। उनको टेल करके जो है वो कहा जाता था। ओके, उसके बाद कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो कुछ नेसेसरी कमोडिटीज़ है जैसे कि सॉल्ट, टोबैको, उनके ऊपर भी कुछ ये लेवी जो है वो किए जाते थे। ये कुछ इनडायरेक्ट जो है वो टैक्सेस है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है सबसिस्टेंस क्राइसिस और स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। तो स्टूडेंट्स, सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या है और किस तरह से यहाँ के जो फ्रांस के जो लोग थे, स्पेशली जो थर्ड स्टेट के जो गरीब लोग थे, वो किस तरह से स्ट्रगल कर रहे थे, वो हम लोग डिटेल से जो है हम लोग देखेंगे। और उसके बाद आपको सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या है इसका मतलब जो है वो समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोर डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी जो है पॉपुलेशन जो है वो बढ़ गया था। जैसे कि हम लोग देखते हैं 1715 में फ्रांस का जो पॉपुलेशन था वो 23 मिलियन था और 1789 के आते आते फ्रांस का पॉपुलेशन जो है वो 28 मिलियन हो गया। और फ्रांस के पॉपुलेशन के बढ़ने से स्टूडेंट्स ऐसा हो गया कि फूड ग्रेन्स का डिमांड भी जो है वो बढ़ने लगा। और फूड ग्रेन्स जो है वो उतने डिमांड में थे, लेकिन स्कैसिटी आ गई। स्कैसिटी क्यों आ गई? क्योंकि कई बार ड्राउट्स और हेल मतलब जो है तूफान या कई प्रकार के भी जो ये होता है उसकी वजह से क्या हो गया स्टूडेंट्स, देखते हैं ड्राउट्स और हेल की वजह से क्या हो गया कि कुछ तूफ़ान या ये होने की वजह से, ड्राउट के होने की वजह से या हेल स्टॉर्म्स के होने की वजह से क्रॉप्स जो है वो बिगड़ने लगे, डिस्ट्रॉय होने लगे, जिसकी वजह से फूड स्कैसिटी जो है वो आ गई और फूड ग्रेन्स की कमी जो है वो महसूस होने लगी। एक तो पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ गया और दूसरी तरफ फूड ग्रेन्स की कमी भी है और इतने सारे पॉपुलेशन के लिए यहाँ पर फूड ग्रेन्स जो है वो उनकी स्कैसिटी जो है वो सामने आ गई। फूड ग्रेन्स जो है वो नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या हो गया, द प्राइसेस ऑफ द ब्रेड इंक्रीज। जो ब्रेड जो एक स्टेपल डाइट है
उनका प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ हो गया। लेकिन जो थर्ड स्टेट के जो पुअर लेबरर्स पीजेंट्स थे, उनके जो वेजेस थे वो फिक्स थे, उनके वेजेस या उनकी सैलरी जो थे वो फिक्स थी, वो बढ़ नहीं रही थी। अभी ऐसा हो रहा था कि सैलरी फिक्स थी और ब्रेड के प्राइसेस जो है वो बढ़ते जा रहे थे, स्कैसिटी ऑफ फूड ग्रेन्स था, हर जगह पर कमी महसूस हो रही थी, महंगाई जो है वो इतनी बढ़ गई थी और उनकी सैलरी जो है वो काफ़ी फिक्स्ड वेजेस थी, मतलब बढ़ नहीं रही थी, फिक्स थी। तो ऐसे में लोगों का परचेजिंग पावर जो है वो काफ़ी कम जो है वो हो गया था और एक तरह से एक सब्सिस्टेंस क्राइसिस का सिचुएशन या स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल जो है फ्रांस के सोसाइटी में इस वक्त जो है वो हो चुका था। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि इन सभी कारणों की वजह से द गैप वाइडेंड बिटवीन द रिच एंड द पुअर, जो अमीर है और गरीब है उन लोगों के बीच में जो है वो बहुत ही गैप जो है वो वाइडेंड हो गया, जिसकी वजह से ये लोग भी जो है वो परेशान जो है वो रहने लगे। अभी स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं इन द लेट 18th सेंचुरी किस तरह से एक मिडिल क्लास जो है वो थर्ड स्टेट में से निकल गई और किस तरह से उन लोगों की क्या सोच थी। Emergence of the middle class in the late 18th century। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फर्स्ट स्टेट क्या है, सेकंड स्टेट क्या है और थर्ड स्टेट क्या है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने डिटेल एक्सप्लेनेशन में समझी हुई है। तो अभी हम लोग फोकस करेंगे केवल जो थर्ड स्टेट है। तो थर्ड स्टेट में ऐसे लोग थे जैसे कि पुअर पीजेंट्स थे और कुछ लेबरर्स थे, फिर कुछ उनके बीच में कुछ एडुकेटेड प्रोफेशनल्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, ये सारे लोग भी अभी थर्ड स्टेट में जो है वो आने लगे। ये बिजनेसमैन जो थे उन लोगों ने ओवरसीज ट्रेड करके, मतलब आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री ट्रेड करके, बाकी सब यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करके उन लोगों ने जो है वो बहुत सारा धन जो है वो कमाया हुआ था। मेनली वो लोग वुलन और सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे और इस तरह से बड़े बिजनेसमैन जो है वो हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो थर्ड स्टेट में ही थे और थर्ड स्टेट में से निकल के वो एक तरह से एक मिडिल क्लास जैसा उनका एक ग्रुप बन गया जो कि थर्ड स्टेट के अंतर्गत जो है वो था। और जैसे कि मैंने बताया कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स थे जो एडुकेटेड प्रोफेशनल्स थे, जैसे कि लॉयर्स एंड बहुत सारे एडुकेटेड मैन जो पढ़े लिखे थे। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब भी कोई पढ़ा लिखा होता है तो उनका मन जो है वो एनलाइटेंड होता है। तो ये लोग जो है ये बिलीव कर रहे थे कि ये जो बड़े बड़े ग्रुप्स है जैसे कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट, ये जो स्टेट्स है इनमें जो इन लोगों को बर्थ के आधार पर जो प्रिविलेजेस मिलती है, बर्थ के आधार पर प्रिविलेजेस मिलना क्या होता है, जैसे कि अगर आपका जन्म जो है फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट इन परिवारों में होता है तो ऑलरेडी जो है आपके लिए जो भी प्रिविलेजेस है वो लागू हो जाएंगे और आपको किसी प्रकार का भी टैक्स जो है वो पे करना नहीं पड़ेगा, बल्कि थर्ड स्टेट में से लोग जो है वो आपको पैसे दे देंगे और आपके अंडर रहकर जो है वो काम वगैरह करेंगे। तो ये सारे प्रिविलेजेस जो है वो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के ऊपर बाय बर्थ जो है वो लागू हो रहे थे, क्योंकि अगर किसी का जन्म फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट में हो जाता है तो ऑलरेडी ये सारे प्रिविलेजेस वहाँ पर लागू हो रहे थे। तो यहाँ पर जो मिडिल क्लास में जो एडुकेटेड बिजनेसमैन थे और एडुकेटेड प्रोफेशनल्स थे, उनका यही मानना था कि बाय बर्थ जो है हम किसी प्रकार का भी प्रिविलेज जो है वो नहीं दे सकते हैं। ये एक गलत बात है और हकीकत में ये गलत बात भी है। उनका ये मानना था कि ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट जो है ये उनको जो है एलिजिबिलिटी के आधार पर या मेरिट के आधार पर, उनकी काबिलियत के आधार पर जो है उन लोगों को क्या देना चाहिए, उन लोगों को प्रिविलेजेस जो है वो मिलना चाहिए, ना कि बर्थ के आधार पर। और ये सारे आइडियाज़ जो है उन लोगों ने कहाँ से पाए थे, कहाँ से वे लोग इंस्पायर्ड हो गए थे। कुछ ऐसे फिलोसफर्स थे या राइटर्स थे, उनमें से कुछ नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, जॉन लॉक, जीन जैक्स रोसे, मॉन्टेस्क्यू, ये कुछ फिलोसफर्स थे जिन्होंने जो है कुछ पुस्तकें लिखी
हुई थी और उन किताबों में उन लोगों ने अपने लिबरल आइडियाज़ जो है वो रखे हुए थे। और क्योंकि ये लोग एडुकेटेड थे तो इन लोगों ने ये आइडियाज़ पढ़े और उन लोगों को पता चला कि हाँ ये बात तो सही है, इस बात में तो कुछ दम है, और इसलिए ये लोग जो है वो विरोध करने लगे। किस बात का विरोध करने लगे कि प्रिविलेजेस जो है वो बर्थ पर नहीं मिलना चाहिए बल्कि मेरिट के ऊपर जो है वो मिलना चाहिए। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि ये जो फिलोसोफर्स है उनके क्या आइडियाज़ है। जैसे कि अगर हम देखते हैं जॉन लॉक के बारे में, तो उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। उसमें उन्होंने डिवाइन या एब्सोल्यूट मॉनर्की के खिलाफ जो है विरोध जो है वो किया हुआ था। क्या होता है डिवाइन या एब्सोल्यूट मॉनर्की? इसमें ऐसा माना जाता था कि जो मोनार्क है, मोनार्क का मतलब राजा, बादशाह, जो बादशाह है वो खुदा की तरफ से नियुक्त किया गया है। तो बादशाह जो भी कहता है वो खुदा की तरफ से कहता है या जैसे कि खुदा कहने के बराबर है, तो हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, चाहे वो अच्छा हो या गलत हो, हमें उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अगर हम उल्लंघन करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो ये खुदा के खिलाफ हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर डिवाइन या एब्सोल्यूट मॉनर्की में माना जाता था, जो कि गलत है। ओके, और इस तरह से स्टूडेंट्स ये टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, इस किताब में जॉन लॉक ने ये जो फिलॉसफी है इसको गलत, या ये जो विचारधारा है इसको गलत जो है वो बताया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मॉन्टेस्क्यू, जिन्होंने और एक किताब लिखी थी द स्पिरिट ऑफ द लॉ, जिसमें उन्होंने यही कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है या जो पावर्स है उसमें डिवीजन होना चाहिए। इट शुड बी डिवाइडेड इनटू लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स जो है वो होना चाहिए। जैसे कि आज की डेमोक्रेसी में भारत में हम लोगों का इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स जो है वो देखते हैं। और स्टूडेंट्स यही मोड ऑफ गवर्नमेंट जो है कुछ अमेरिकन 13 कॉलोनीज, आपको याद ही होगा, कुछ अमेरिकन 13 कॉलोनीज जो ब्रिटेन के अंदर थे वो लिबरल हो चुके थे, उन्हें आज़ादी मिली थी। और उस वक्त अमेरिकन सरकार ने जो है ये मोड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट किया था। और वहाँ पर ये गवर्नमेंट होने की वजह से जो फ्रांस के जो थिंकर्स थे उनको वहाँ से भी प्रेरणा जो है वो मिल गई। उसके बाद हम लोग देखते हैं जीन जैक्स रूसे, इन्होंने जो है यह बात बताई कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए लोगों के बीच में और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है उन दोनों के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होना चाहिए, और किसी प्रकार का भेदभाव या ये नहीं होना चाहिए, एक तरह से एडजस्टमेंट जो है वो होना चाहिए। तो ये सारे आइडियाज़ स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर के ऊपर या कॉफ़ी शॉप्स में, सलून्स में, तरह तरह की जगह पर जो है ये सारे आइडियाज़ जो है वो डिस्कस किए जाते थे, न्यूज़पेपर पर लोग पढ़ते थे और जो अनपढ़ गवार है उनके लिए ज़ोर से पढ़ के सुनाए जाते थे। और इस तरह से स्टूडेंट्स लोगों का थिंकिंग जो है एक तरह से शेप हो गया इन द लेट 18th सेंचुरी। और उसके बाद जब लुई 16 जो है अपनी एम्प्टी ट्रेजरी को भरने के लिए और टैक्सीज जब थर्ड स्टेट के ऊपर इम्पोज करना चाहते थे तो लोग जो है वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे। और उस तरह से यहाँ पर जो है एक आउटब्रेक जो है वो जो होने लगता है, एक तरह से फिर से यहाँ पर एक आउटब्रेक जो है हमें जो है वो नज़र आता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगला जो है हम लोग डिटेल से जो है फिर से नए लेक्चर में है जो शुरू करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।